नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ओनली फॉर आईएएस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, जो संविधान सभा बनाई गई थी तो ये संविधान सभा का जो विचार था सबसे पहले एम.एन. राय ने रखा था। एम.एन. राय। अब ये एम.एन. राय कौन थे? तो एक वामपंथी नेता थे, आंदोलनकारी थे, जो रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे जब इन्होंने ये विचार रखा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद ये जो संविधान सभा का ये कब रखा था? 1934 में रखा था। फिर 1934 के बाद में 1938 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी इसने एक ऑफिशियल घोषणा की। तो इस घोषणा में क्या कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब ये एम.एन. राय ने तो विचार रखा था केवल, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियल घोषणा कर दी, मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। ठीक है, जब ये 1938 हो गया, इसके बाद में फिर आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक, अगस्त प्रस्ताव आया। अब ये अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। ये अगस्त प्रस्ताव कुछ नहीं था, केवल एक लॉलीपॉप था जो भारतीयों को देने के लिए लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया था? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो भारतीय संविधान बनेगा और जो संविधान सभा का निर्माण होगा, उसमें निर्माण करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों का सहयोग चाहिए। अब सहयोग क्यों चाहिए था? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। अब ब्रिटिश को मारने के लिए जापानी भी आ रहे थे, तो इन्हें पता था कि जब तक भारतीयों का सहयोग नहीं होगा ये अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से ये अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें कहा गया था कि आप हमारा सहयोग करो, यानी कि युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का सहयोग मांग रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले। तो उसके लिए अगस्त प्रस्ताव रखा। कहा गया था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म होने के बाद में ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेगी, जिसमें संविधान को बनाने की पावर दी गई थी, दे जाने की बात करी जा रही थी। अब जो संविधान बनाने की पावर दे जाने की बात करी जा रही थी, तो लेकिन इसमें एक और कहा गया था। इसमें यह कहा गया था इस प्रस्ताव में कि जो भारत है, ठीक है, भारत को केवल डोमेनियन बनाया जाएगा। डोमेनियन राज्य, डोमेनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। अब डोमेनियन स्टेट क्या होता है? डोमेनियन स्टेट का मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो इसकी नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट करती। लेकिन इसमें क्या कहा गया, जो कह दिया, तो लेकिन इसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने, और कांग्रेस के साथ साथ जितने भी भारत में राजनेता थे, जितने भी दल थे, उन्होंने सबने इस अगस्त प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अब जब अगस्त प्रस्ताव निरस्त कर दिया, उसके बाद में 1942 में आया क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। अब इसमें भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए थे। इसमें भी कहा गया था कि भारत को एक डोमेनियन राज्य बनाया जाएगा। ठीक, अब जब डोमेनियन राज्य बनाने की बात कर रही, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भारत पूरी तरह से आज़ाद होना चाह रहा था। इस वजह से इस डोमेनियन राज्य के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें मुस्लिम लीग ने भी
इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया और जो भी नेता थे उन सब ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि भारत एक डोमिनियन राज्य हो। ठीक है, इस वजह से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये समाप्त हो जाता है। जब ये समाप्त हो गया तो इसके बाद एक संविधान सभा का गठन किया गया। युद्ध खत्म होने के बाद में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा गठित की गई। अब इस संविधान सभा को गठित करने के लिए एक टीम आई थी भारत में। ठीक है, कैबिनेट मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान सभा का गठन करवाया था। ये आया था 1946 में। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन जब भारत में आ गया संविधान सभा का गठन कराने के लिए, तो इसमें 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। एक तो पेंथिक लॉरेंस, दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरा था स्टोफर्ट क्रिप्स। ये 3 मेंबर आए थे भारत में संविधान सभा के गठन के लिए। अब संविधान सभा का गठन जो किया गया, ठीक है, इसे मिटा दूं पहले मैं। मिशन ने संविधान सभा का जो गठन किया गया था, सभा गठित की गई थी, उसके लिए चुनाव होने थे, यानी कि इलेक्शन किया जाएगा कि कौन कौन मेंबर होंगे जो संविधान निर्माण करेंगे। इसके लिए चुनाव किए गए। तो इसमें कुल 389 सीटों पर चुनाव किया गया। इसमें इलेक्शन होना था 389 सीटों पर। इन 389 सीटों में जो चुनाव होना था, 389 सीटों पर जो चुनाव होना था, उसमें 296 तो दी गई थी, 296 सीटें थी, वो ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी सीटें, ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी, बीपी। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन प्रोविंसेस। ठीक है, और जो 93 सीटें थी, ये देसी रियासतों को दी गई थी, देसी रियासतों को। देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई थी, और जो ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार चल रहा था डायरेक्टली, उनके लिए 296 सीटों पर इलेक्शन होना था, और देसी रियासतों को दी गई थी, रियासतों को 93 सीटें दी गई थी। इन ये जो 296 सीटें हैं, इनमें भी 2 भाग में बटी हुई थी। इनमें 292 सीटें थी। ठीक है, वो तो गवर्नर के राज्य थे, गवर्नर के राज्य थे। ठीक है, और इसमें जो 4 प्रांत थे, प्रांत यानी कि सीटें कह लो या प्रांत, एक प्रांत के लिए 1 सीट दी गई थी। तो ये थे आयुक्त, आयुक्त प्रांत। ये आयुक्त प्रांत क्या है? ठीक है, आयुक्त प्रांत मतलब जो गवर्नर के प्रांत थे उन पे तो गवर्नर शासन कर रहा था ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, और ये जो आयुक्त के 4 प्रांत दिए गए थे, यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कमिश्नर नियुक्त करके भेजा जाता था, वो 4 राज्यों पर यानी कि 4 प्रांतों पर शासन कर रहा था। ठीक है, ठीक है। अब ये संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था निर्वाचन के लिए, तो ये जो इलेक्शन किया गया था संविधान सभा को गठित करने के लिए, जो इलेक्शन किया गया था, वो जुलाई
1946 में उसका इलेक्शन हुआ। जब जुलाई अगस्त 1946 में, यानी कि जुलाई और अगस्त ये 2 महीने के बीच में था, जुलाई का लास्ट और अगस्त का पहला फर्स्ट वीक, उसमें ये चुनाव हुए 1946 में। अब इनमें क्या हुआ था कि 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी, ठीक है। कांग्रेस को कितनी मिली? 208 सीटें, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, ठीक है। और मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ठीक है। और जो 15 सीटें थी वो अन्य को मिली। अन्य से मतलब जो निर्दलीय खड़े हुए थे, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, उन्हें 15 लोगों को सीटें जीती। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिल गई तो इनकी तो भौरी बनना आ गई। भौरी बनाने से मतलब इनके मिजाज बदल गए। अब इसमें क्या हुआ था, ये ना तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और ना ही डायरेक्ट मनोनीत किए गए थे। तो 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली और 73 सीटें मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य को मिल गई। अब यहीं से क्या हुआ कि जो कांग्रेस के जो नेता थे, लगभग जितने भी आंदोलनकारी नेता थे, जो शांत स्वभाव के नेता थे, तो वो सभी संविधान सभा में शामिल थे, केवल महात्मा गांधी को छोड़कर। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि संविधान सभा में क्या गांधी जी शामिल थे? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, कि गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। लगभग सभी नेता संविधान सभा में शामिल थे। जब ये संविधान सभा बन गई, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि 73 सीटें तो ये जीती गई थी, तो इसने क्या किया, पाकिस्तान की मांग कर दी। पाकिस्तान की मांग कर दी कि नहीं भाई, हम भारत में शामिल नहीं होंगे, ना ही भारत के संविधान में सभा में हम शामिल हो रहे हैं, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमारा संविधान अलग होगा। अलग संविधान की मांग करी। अच्छा, संविधान की मांग कर दी, तो जब अलग संविधान होगा तो अलग देश बनेगा, तभी तो संविधान होगा। तो ये भारत के संविधान सभा से बाहर हो गए। इनने कहा कि मैं अपना अलग संविधान बनाऊंगा, अपना अलग देश रखूंगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब 208 तो कांग्रेस को मिल ही गई थी, और ये जो 93 सीटें थी, ये वाली जो 93 सीटें थी, ये 93 सीटें ये खाली रह गई। खाली क्यों रह गई? क्योंकि जो देसी रियासतें थीं वो सभी राजा रजवाड़ों का अधिकार क्षेत्र था उन पर। तो इन राजाओं ने कहा कि हम ना तो किसी देश में शामिल होंगे, ना ही पाकिस्तान में शामिल हो रहे, नहीं हम हिंदुस्तान में शामिल हो रहे, हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे, अपना अलग राज्य चलाएंगे। हालांकि इन्हें ऑप्शन था कि चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे भारत में शामिल हो जाएं, या फिर अपनी स्वतंत्र राज्य चलाते रहें, ठीक है। तो ये सीटें खाली रह गई थी। तो जब ये सीटें खाली रह गई तो जो भारत के संविधान के लिए जो संविधान सभा बनी थी, उसने कहा भैया हमारे पास बहुत है, 208 सीटें मिल गई, कोई दिक्कत ना है, हम अपनी संविधान सभा बनाएंगे, अपने हिसाब से संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। संविधान सभा बन गई, ठीक है। अब ये जो संविधान सभा बनी, तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक करी गई। जब इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को तो 73 सीटें मिली गई थी, तो उसने अपनी संविधान अपना अलग बनाने की बात कर दी और पाकिस्तान की मांग कर दी। तो इनने कहा भाई तू अपना पाकिस्तान बना रहा है तो बना ले। मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि आप लोग बनाना चाह रहे पाकिस्तान, अपना बनाओ, हमारे संविधान में नहीं शामिल होना चाह रहे, मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अपनी संविधान सभा बना ली। भैया अब कार्य आगे शुरू हो गया। तो जब कार्य शुरू हो गया तो इसमें कहा गया कि अब संविधान सभा बन गई, ठीक है। अब इसके लिए कोई अध्यक्ष भी हो, तो अध्यक्ष के लिए तो कोई चुनाव हुआ नहीं था,
तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, यानी कि नॉन परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष। जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना था। ठीक है, इलेक्शन होकर संविधान सभा आ गई। अब जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फिर उसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये स्थायी अध्यक्ष ने चुन लिया गया, तो अब जो संविधान सभा थी उसके दो कार्य थे। दो कार्य कौन कौन से थे कि एक तो भारत में कानून व्यवस्था को भी लागू रखना है, बराबर बरकरार लागू रहनी है कानून व्यवस्था, और उसके साथ साथ ही संविधान का निर्माण भी होना है। कृष्णामाचारी ये दोनों उपाध्यक्ष बना दिए गए। अब जो संविधान सभा का कार्य था, संविधान सभा के दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना, ठीक है, और दूसरा था सामान्य कानून लागू करना। ये दो कार्य थे संविधान सभा के। ठीक है, जब भी संविधान निर्माण के बारे में कोई बैठकें होती थी, तब तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कब? जब संविधान सभा बैठक होती थी, संविधान सभा की बैठक, तो जब संविधान के निर्माण से संबंधित कोई भी चर्चा होती थी, तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, और जब विधायिका के तौर पे, यानी कि आम कानूनों को लागू करने के, यानी कि विधायिका के तौर पे होती थी, विधायिका के तौर पे जब बैठक होती थी, तो उसकी जीवी मालवंकर करते थे, जीवी मालवंकर, ये इसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, अब ये विधायिका क्या होती है? ये विधायिका होती है किसी भी कानून को बनाना और उसे लागू करना, ये विधायिका का काम होता है। हालांकि कार्यपालिका होती है जो कि कानून को लागू करती है, लेकिन इस समय कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, दोनों का काम एक ही में था, विधायिका में ही था, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि संविधान का निर्माण होता रहा और ये सारे काम चलते रहे। तो यहीं पर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चल के हमारे संविधान की प्रस्तावना बनेगा। प्रस्तावना क्या बनेगा? इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो प्रस्ताव रखे गए, अवसर की समानता, मतलब भारतीयों को, सबको अवसर दिए जाएंगे। यदि किसी भी सरकारी विभाग में अगर कोई भी जॉब वैकेंसी आती है, तो उसके लिए सबके लिए बराबर अधिकार दिए जाएंगे। और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये सभी समानताएं दी जाएंगी, समानता दी जाएगी। अब इनमें क्या था कि जो सामाजिक समानता थी, उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ना भाई तेरे लिए ये स्पेशल कोई काम है, तेरे लिए ये स्पेशल काम है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सबको समान सम्मान दिया जाएगा।
और राजनीतिक समानता क्या थी? राजनीतिक समानता का मतलब ये था कि अगर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को अधिकार होगा वोट करने का, कि वो अपनी मर्जी से किसे वोट करना चाह रहा है, किसे पसंद करता है, कि हमारा राजनेता कौन हो। तो ये राजनीतिक अधिकार हो गया। और आर्थिक समानता का मतलब ये था कि अगर राज्य किसी भी फील्ड में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर सबका बराबर अधिकार होगा। ये तो हो गया आर्थिक समानता, ठीक है। और यहीं पे इस प्रस्ताव में ही क्या था? इस प्रस्ताव में ही जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है, वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे, ठीक है। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए और इसमें कई सारी बातें कि इसमें कहा गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा, ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में भी दिया गया है। और ये भारत के संविधान का जो निर्माण होगा, जो लागू होगा, उसकी तिथि को बताएगा, तिथि को बताता है। ये प्रावधान था इसमें। और प्रावधान इसमें एक ये और था, क्या प्रावधान था? कि जो भारत का संविधान होगा उसे शक्ति कहाँ से मिलेगी, ठीक है। मेन बात तो ये आती है कि अगर हमने कोई भी लॉ बनाया, ठीक है, उस लॉ को लागू करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इससे पावर कहाँ से मिलेगी। तो इसमें कहा गया था कि जो संविधान को जो शक्ति दी जाएगी, शक्ति वो जनता से दी जाएगी। जनता से मतलब जो भारतीय संविधान में शक्ति होगी वो भारतीय जनता के कारण है। आज भारत में जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च कानून है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आज हूबहू लगभग इसमें थोड़े बहुत चेंज करके आज प्रस्तावना बनी हुई है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इसे संविधान सभा ने जो एक्सेप्ट किया था यानी कि स्वीकारा था वो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया यानी कि स्वीकार लिया था, संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक। अब ये जो संविधान सभा थी ये अपना कार्य करती रही, संविधान बन के तैयार हुआ। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पावर भी दे रखी थी संविधान सभा को कि संविधान सभा चाहे तो 1935 का अधिनियम हूबहू अपने संविधान में रख ले, यानी कि अपना ले 1935 के अधिनियम को, या फिर 1947 के अधिनियम को अपना ले, स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसे अपना सकती थी। अब जब संविधान सभा को ये पावर दे दी गई थी कि चाहे किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी अधिनियम बनाए थे 1935 का अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन्हें किसी भी अधिनियम को एडॉप्ट कर सकती है यानी कि अपना सकती थी, या फिर उन्हें बिल्कुल समाप्त कर सकती थी, या फिर उनमें कोई परिवर्तन करके संविधान में शामिल कर सकती थी, ठीक है। तो ये जो 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्ट, ये था, इसमें कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। और जब इसमें संशोधन किए गए, अब चाहे तो इसे बिल्कुल समाप्त कर सकती थी संविधान सभा। अब जो संविधान सभा इसे समाप्त कर सकती थी और चाहे
इसे अपना सकती थी। जब संविधान सभा को ये पावर दे दी गई कि चाहे तो कोई सा भी अधिनियम को एडॉप्ट करे या फिर उसमें कुछ संशोधन करके अपना ले, ठीक है, तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ये पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी थी, स्वतंत्र निकाय बन गई। स्वतंत्र निकाय का मतलब अब इसे ये पावर है कि चाहे तो किसी भी अधिनियम को स्वीकार कर ले या फिर उसे समाप्त कर दे। जब ये पूर्णतः स्वतंत्र एक निकाय बन गई तो ठीक है, यहीं से पहले ही एक विधायिका बनती है, विधायिका, ठीक है। अब ये जो विधायिका बन गई थी, इसके दो कार्य थे, एक तो संविधान निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, ठीक है, और आम कानूनों को लागू करना था, आम कानून लागू करना, ठीक है। ये दो काम थे संविधान सभा के पास। अब जब संविधान सभा के पास ये दोनों काम थे तो यहीं से क्या होता है कि पहली संसद भारत की बनती है, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी। वो चाहे किसी भी कानून को संशोधित कर सकती थी या फिर उसे अपना सकती थी और नए भी कानून बना सकती थी। जब ये सब पावर इससे मिल गई तो यहीं से पहली नई संसद बनती है, पहली संसद बनती है। संसद से मतलब संसद का काम क्या होता है? देश में सरकार बनाना, कि किसकी सरकार बनानी है, कानून बनाना, ये संसद के कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन हुए, जितने भी लोकसभा क्षेत्र होते हैं वहाँ से सब सांसद चुन के जाते हैं, वो संसद में पहुँचते हैं। संसद में जब फिर उनका इलेक्शन होता है जो प्रधानमंत्री के लिए होता है, यानी कि जो मुख्य होगा वो कौन सरकार चलाएगा उसके लिए चुनाव होता है। तो इस वजह से ये संसद बन गई, ठीक है। जब संसद बन गई तो सरकार भी नियुक्त करेगी, क्योंकि यहाँ पे संविधान का निर्माण भी करना था और यहाँ कानून भी लागू करने थे। अब जब कानून को लागू किया जाएगा तो उसके लिए कोई मैन पावर होगी जो मुख्य जवाबदेह हो, तो उसके लिए ये पहली संसद बनी। जब ये पहली संसद बनी तो यहाँ पे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, ये यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। और ये जो विधायिका थी यहाँ पे, ये विधायिका, क्योंकि जो कानून बनाने का काम किसका होता है, विधायिका का होता है। तो विधायिका के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मालवंकर थे, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, जीवी मालवंकर। मालवंकर विधायिका के अध्यक्ष बने, यानी कि जो भी कानून बनेगा तो इनकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा कानून, ठीक है। अब जब संविधान बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया संविधान बन के, जब संविधान बन के रेडी हुआ तो ये कब हो गया था? 24 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। और इसी दिन जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान सभा ने सबने इसे स्वीकार कर लिया। इसमें कई सारे संशोधन किए गए, जैसे सभी के हस्ताक्षर कर लिए गए, हस्ताक्षर लिए गए, हस्ताक्षर करा लिए गए। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनसे सबसे हस्ताक्षर करा लिए, कंप्लीट हो गया कि हाँ अब इसमें कोई कमी नहीं है और ना ही इसमें कोई संशोधन करना है। हालांकि उसमें प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 368 में कहा गया है कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये 24 नवंबर 1949 को सबने हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के बाद
26 नवंबर 1949 को, यानी कि 2 दिन बाद इसे लागू कर दिया गया। ये तो हमारा बन गया संविधान, बन गया संविधान। अब जो संविधान बना तो इसमें जो बहसें हुई थी, यानी कि विचार हुए थे इस पे, तो 114 दिन तक तो इस पे विचार चले, विचार विमर्श किए गए, विचार विमर्श किए गए 114 दिन तक। ठीक है, ये कुल कितने समय में बना? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन ये समय लगा था बनने में। अब बात करते हैं जैसे कि इसमें खर्चा कितना आया था, तो उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान बनने में। और ये जो संविधान बना, ये कितने देशों का अध्ययन किया गया था इसमें? तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था संविधान से। ठीक है, इसमें ये भी है कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी अधिकार हैं वो रूसी क्रांति से लिए गए हैं, और जो इमरजेंसी का प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रावधान थे जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में संविधान बनाया गया। ठीक है, इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान है वो विश्व के संविधानों को छानने के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। जो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, तो इसमें सारे के सारे अनुच्छेद लागू नहीं किए गए थे। इसमें कुछ गिने चुने ही मुख्य अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, जिसमें 5 से 11 तक अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 11वां नहीं था, 10 तक था केवल। ठीक है, 10 तक अनुच्छेद लागू हुए थे। 324 हुआ था जो कि चुनावों से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। ठीक है, 366 हुआ था। ठीक है, जो विधि की परिभाषा बताता है। 366 अनुच्छेद में विधि की परिभाषा दी गई है, परिभाषा दी गई है। ठीक है, 367 हुआ था जिसमें व्याख्या की गई है। व्याख्या क्या की गई है? जो भी विधियां होंगी वो किस प्रकार लागू होंगी। ठीक है, इसकी व्याख्या की गई है, यानी कि इस वाले की व्याख्या करता है, 366 की व्याख्या करता है। और 379, 380, 391, 388 और 393 ये अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, और जो पूर्णतः संविधान लागू हुआ था, जो पूर्णतः लागू हुआ था, वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। अब इसमें एक प्रश्न ऐसे और ये और बन सकता है, जो हिंदी में संविधान किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में संविधान लिखा है। ठीक है, और जो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में जो संविधान लिखा है वो प्रेम बिहारी नारायण
राय ज़्यादा। हिंदी में तो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, और इसकी जो सजावट की गई है, इसकी जो सजावट की गई है वो नंदलाल बोस ने की थी, नंदलाल बोस ने। ठीक है, इसकी सजावट का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। ठीक है, और ये जो इटालिक भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश वाला इटालिक भाषा में, इटालिक भाषा में लिखा है। ठीक है, और इसका जो शुरुआत में जो संविधान की मोहर थी उसमें क्या है? मोहर, संविधान की जो मोहर है वो हाथी है, हाथी। ठीक है, संविधान पे जो मोहर है, संविधान की मोहर बनाई गई है वो हाथी का प्रतीक दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की हमारी संविधान सभा के निर्माण और संविधान के निर्माण की बातें। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जो भी अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे, अगली क्लास को हम आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे, जिसमें पहला भाग है उसमें तो 4 ही अनुच्छेद दिए गए हैं, बहुत छोटा है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, यानी कि 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे भारत के संविधान की क्या क्या नागरिकता होनी, किस तरह नागरिकता को हासिल किया जाता है, किस तरह नागरिकता समाप्त की जाती है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, यानी कि 2 भाग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। एक तो भारत और उसके संघ क्षेत्र, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिए गए हैं, और जो भारतीय जो नागरिकता के प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक पढ़ेंगे। यानी कि कल की क्लास में हम 2 भाग कवर करेंगे, फिर अगली क्लास में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में डीपीएसपी, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कम से कम पता तो लगे। तो ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।